तीसरा लेसन, गद्य खंड का ये तीसरा लेसन संपूर्ण क्रांति से रूबरू होते हैं। हाँ, संपूर्ण क्रांति जिसके महान रचनाकार आप हैं, लोकनायक जयप्रकाश नारायण। एक ऐसा नाम, एक ऐसी पहचान जो परिचय का मोहताज नहीं, है ना। और लोकनायक, यूं कोई लोकनायक नहीं होता है, उसके लिए वो जोश, वो ऊर्जा, वो जुनून दिखाने की बात होती है। और आपको इस कहानी के माध्यम से, इस निबंध के माध्यम से आपको हम ये बताने का प्रयास करेंगे जो किस तरह से व्यवस्था को, सत्ता को, शासन को सीधे उखाड़ करके यूं फेंक दिया। चलिए, तो ये घटनाक्रम है 5 जून 1974 की। 5 जून 1974 और पटना का गांधी मैदान, जहां जोरदार भाषण दिए थे लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने। और कहा जाता वो गांधी मैदान जो आज भी है, कभी आप जाइए तो देखिए गांधी मैदान, बड़ा सा वो मैदान, और इतनी भीड़, ना जाने कितनी भीड़। 2 आदमी के बीच अगर चींटी भी घुस जाए तो उसकी भी हड्डी पसली एक हो जाए, इतनी भीड़। चलिए, तो 5 जून 1974 की घटना है। संपूर्ण क्रांति का मतलब क्या होता है ये बताते हैं। चूँकि फिर वही बात, मेरी आदत सी हो गई है, पढ़ाते पढ़ाते लेसन है, शीर्षक है, नाम है, उसको एक्सप्लेन करते हैं। संपूर्ण मतलब होता है पूरा, समान रूप से पूरा, सम जोर पूर्ण, सम मतलब समान, पूर्ण मतलब पूरा, समान रूप से पूरा। और क्रांति का मतलब होता है बदलाव, क्रांति का मतलब होता है विरोध, क्रांति का मतलब होता है आंदोलन, क्रांति का मतलब होता है संकल्प, क्रांति का मतलब होता है बोलिए, क्रांति का मतलब होता है युद्ध, क्रांति का मतलब होता है सीधे परिवर्तन, क्रांति का दूसरा नाम परिवर्तन। आइए, तो संपूर्ण क्रांति की बात, संपूर्ण क्रांति से आप क्या समझते हैं तो मैं बता दूं। संपूर्ण क्रांति उस क्रांति को कहते हैं जिसमें 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 5 जो है सो स्थिति के बारे में परिवर्तन की बात हो, उसे संपूर्ण क्रांति कहते हैं। धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक, नैतिक और सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक, नैतिक और सांस्कृतिक, ये पांचों के पांचों परिवर्तन को हम लोग संपूर्ण क्रांति कहते हैं। फिर सुनिए, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, नैतिक और राजनीतिक, 5 पूरा, ये 5 क्षेत्रों में परिवर्तन करने की जो जब स्थिति बनती है तो इसे हम संपूर्ण क्रांति नाम देते हैं। और बात मैं कर रहा हूं आज़ादी के वर्षों बाद 1974 में, उस समय केंद्र में सरकार थी श्रीमती इंदिरा गांधी, हैं, डॉटर ऑफ नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी, फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और कांग्रेस की सरकार थी। और देश में अराजकता चरम पर, भ्रष्टाचार चरम पर, भूखमरी की समस्या थी, जनता में उदासी, मायूसी छाई हुई थी, है ना। हम लोग आज़ादी से खुश नहीं थे, तंग थे, तबाह थे। ऐन वक्त पर संपूर्ण क्रांति की बात होनी थी, है ना। तब जाकर के जयप्रकाश के डायरेक्शन में, जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में संपूर्ण क्रांति की जैसे शुरुआत की जाती है। और उसके हिस्सेदार, साझेदार आप जैसे बच्चों को बनाया जाता है। दुनिया भर के, मैंने पूरा इंडिया की मैं बात करूं, वहाँ के कोचिंग संस्थान में जा कर के आप जैसे बच्चों को उकसाने का काम किए, भड़काने का काम किए, अंदर में आग लगाने का काम किए। सबके अंदर चिंगारी है, सिर्फ हवा की ज़रूरत है आग बनने के लिए, है ना। सबके अंदर की चिंगारी को भड़का के आग बनाए, और आग बना करके आह्वान किए, आइए मिलते हैं पटना के गांधी मैदान में। 5 जून 1974 की बात है। और इतने लोग उनके एक आह्वान पर, एक आवाज़ पर चले गए, जो कहता है, जो भीड़ का अगला हिस्सा जो था वो गायघाट गांधी मैदान के पास, और पिछला हिस्सा दलसिंह सराय NH के पास।
और बीच में भीड़ ही भीड़ थी। आप समझ सकते हैं, इससे ज़्यादा हम क्या बोले। चलिए, संपूर्ण क्रांति का भाषण वो देना जब शुरू करते हैं, मेरे प्यारे भाइयों बहनों बच्चों युवाओं, आज देश में बदलाव की ज़रूरत है, क्रांति की ज़रूरत है, परिवर्तन की ज़रूरत है। और परिवर्तन तब तक नहीं हो सकता जब एक एक व्यक्ति, आम आवाम का सहयोग नहीं चाहिए, साथ नहीं चाहिए। हम परिवर्तन को परिभाषित नहीं कर सकते। एक अकेला चना भार नहीं फोड़ता है। इस चीज़ को सारे लोगों का जब भीड़ और साथ का जब एहसास उनको हुआ, तो भाषण जब देने लगे, बोले मेरे देश में अभी जो समस्या है वो सबसे बड़ी समस्या है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार, तो भ्रष्टाचार का मतलब होता है भ्रष्टाचार, यानी खराब व्यवहार को भ्रष्टाचार कहते हैं। जब सही काम के लिए भी टेबल के नीचे से लेन देन की बात होती है तो उसे भ्रष्टाचार कहते हैं। और भ्रष्टाचार का जड़ कौन है? भ्रष्टाचार का जड़ है आम आवाम, जनता है ना, और वो सरकारी पदाधिकारी। पता है, आप चाहते हैं जो हम लाइन में नहीं लगें, 50 रुपया देकर काम चला दे। आज 50 रुपया दे करके आप जो है सो अपने आप को सहज महसूस करते हैं, वही 500 रुपया कल मांगता है, आपको देना होता है। तो भ्रष्टाचार की जड़ आप जनता भी हैं और सरकारी महकमे का अधिकारी और पदाधिकारी भी है। बात समझे ना? आज दहेज लेना और देना दोनों अपराध है, लेकिन मीडिएटर तक नहीं जानता है। लड़का का पिता और लड़की का पिता दोनों चुपचाप अकाउंट ट्रांसफर कर लेता है। कभी भी यह दहेज प्रथा कुप्रथा मिट सकती है? नहीं मिट सकती है, नहीं मिट सकती है। शराबबंदी पर रोक है और हम स्प्राइट में मिला के पीते हैं, हम स्प्राइट में मिला के पी लेते हैं। तो नीतीश सरकार क्या, नीतीश सरकार के पिताजी भी इसको नहीं कर सकते हैं दूर। जब तक परिवर्तन की आग हम में ना हो, आप में ना हो, तो कोई नहीं कर सकता है। इस चीज़ को मानना पड़ेगा। बात समझे कि नहीं समझे? तो भ्रष्टाचार समझ गए। उसके बाद मेरे देश की जो राजनीति है, कहने को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत का लोकतंत्र है। इसका संविधान 3 साल लगा लिखने में। अमेरिका से नकल किया गया तो इंग्लैंड से नकल किया गया, तो कहाँ से नहीं नकल किया गया, और 3 साल में बन के तैयार हुआ। और सबसे बड़ा लोकतंत्र के देश का ये हाल देखो, जो यहाँ इतनी पार्टी है, इतनी पार्टी है, जो जनता एक पार्टी को चुनने में डिसाइड नहीं कर पाती है। जब इलेक्शन का समय आता है तो बीजेपी, राजद, जदयू, जन पार्टी, कन पार्टी, हर पार्टी, बम पार्टी ही पार्टी दिखती है। हम कंफ्यूज हो जाते हैं, कौन अपना है, कौन पराया है, किसको वोट दें, किसको नहीं दें। कितना अच्छा होता मेरा होता एक देश जैसे है। एक देश होता, 2 पार्टियां होती, एक पार्टी होती सत्ता में और एक होता विपक्ष में। कितना अच्छा होता, 2 पार्टी होती, एक को जिताते और एक को उसको देखने के लिए बगल में बैठाते। कितना अच्छा होता। आज बहुपार्टी का हम शिकार हैं। 5 साल के लिए सरकार बनाते हैं, 75 पार्टी मिलकर सरकार बनाती है, और 75 को 75 पद चाहिए, जिसके कारण 75 दिन के बाद जो है सो सब अपना पैर खींचना शुरू कर देता है और पार्टी धड़ाम से मुंह के ओर गिर जाती है, जिसके कारण उपचुनाव होते हैं, बीच में चुनाव होते हैं और अरबों खरब खर्चा होते हैं, जिसका बोझ हमारे भोले भाले जनता को उठानी पड़ती है। बात समझ रहे हैं ना? ये चीज हो गया। कितना अच्छा होता जयप्रकाश जो है सो चुनाव सुधार के बारे में बोले हैं, जो आपके बीच का कोई नेता हो उसको आप खड़ा कीजिए, उसी को वोट दीजिए, जिताइए। लेकिन यहाँ की पार्टी क्या होती है, जो किसी को खड़ा कर देता है, वो आपके पास आता है वोट मांगने के लिए, मजबूरी है आप उसको देते हैं। आप 75 बेईमान खड़ा है, 75 में से आप देखते हैं जो उसी बेईमान में से एक को वोट देते हैं। बात समझे ना? किसी ने क्या सुंदर परिभाषा कभी बरसों पहले दी, जो जनता के द्वारा जनता के लिए और जनता के लिए, जनता के द्वारा और जनता के लिए, और आज नेता के द्वारा नेता के लिए। आज वो परिभाषा बदनाम हो चुकी है। आज वो परिभाषा बदनाम हो चुकी है। तो मुझे अधिकार ये होना चाहिए, जहां हम जिसका मन हो उसको खड़ा करेंगे, उसी को जिताएंगे। लेकिन खड़ा कोई करता है, जिताते हम हैं, हराते हम हैं। कहीं न कहीं ये नतीजा है। दूसरे तरफ
क्या बताए हैं? मुझे किसी व्यक्ति से नहीं दिक्कत है, मुझे दिक्कत है उसके नीतियों से, मुझे दिक्कत है उसके सिद्धांतों से, मुझे दिक्कत है उसके कार्यों से। किसी ने कन्हैया कुमार से पूछा, आप जो है सो मोदी को क्यों हमेशा धोते रहते हैं, मोदी से क्यों आप दुश्मनी मोल लेते हैं? कन्हैया कुमार का जवाब इस क्वेश्चन का सटीक जो है सो उदाहरण होगा। कन्हैया कुमार बोला, हम कौन होते हैं जो मोदी को धोते हैं? हाँ, हम तो भारत के प्रधानमंत्री से हमको सवाल होता है। हाँ, संजोग है जो मेरे भारत का जो प्रधानमंत्री है उसका नाम मोदी है, ये एक संजोग है, कोई हो सकता है। और मोदी के बाद भी अगर कोई होगा तो मैं उसको भी धोने का काम करेंगे, बिना सेवलोन बिना डिटोल, उसको भी धोने का काम करेंगे। बात समझ रहे हैं ना आप लोग? तो मुझे नाम से दिक्कत नहीं है। मेरे नाम के हिंदी टीचर बहुत हो सकते हैं, बहुत हो सकते हैं, मेरा भी कुछ नाम है, उससे क्या मतलब है? हम क्या पढ़ाते हैं उससे आपको मतलब होना चाहिए। नाम से तो मोदी का नाम है, वो प्रधानमंत्री है, मोदी है, इस नाम के बहुत सा इस नाम के 10 साल के बाद हो कोई आएगा जिसके नाम का होगा, तो उससे क्या मतलब है? मुझे मोदी पद से सवाल है, चूंकि वो देश का प्रधानमंत्री है और वो मेरा मालिक है, तो उससे मेरा सवाल है। मेरे पिताजी का नाम फलना प्रसाद सिन्हा है तो है, हम उससे तो ट्यूशन फी मांगबे करेंगे, ड्रेस का पैसा मांगबे करेंगे, ये छोड़कर उनको छोड़ देंगे जहाँ फलना प्रसाद हैं इसलिए नहीं दीजिए? ये हो नहीं सकता। चलिए एक चीज, चलिए आगे। उसके बाद संघर्ष समितियों से उनका क्या अपेक्षा है? तो संघर्ष समितियों को स्पष्ट बोल दिए, जो संघर्ष के राह आसान नहीं, संघर्ष की राह आसान नहीं, इसके लिए आपको भगत सिंह जैसी कुर्बानी देनी होगी, इसके लिए आपको खुदीराम बोस की कुर्बानी देनी होगी, इसके लिए आपको कई एक बार जेल जाने की स्थिति हो तो जेल भी जाइए, डंडे खाइए, घायल होइए, मार खाइए, यातनाएं सहिए, तब जा करके आप संघर्ष समिति को बचा पाइएगा और कुछ कर पाइएगा। आपको ई डर होगा, बाप रे बाप, आंदोलन करते हैं, सरकार के खिलाफ बात करते हैं, हमें जो है सो जेल दे दे तो, मेरी नौकरी चली जाए तो आप दूर रहिए, है ना? आज अमर नहीं होते भगत सिंह, जो उन्हें अपनी जान की चिंता होती तो। खुदीराम बोस, चंद्रशेखर आज़ाद आज लाइट में नहीं होते, अगर उनकी जान की कीमत उनके लिए होती तो, मेरे लिए तो है, उनके लिए होती तो। आप समझ सकते हैं। दूसरी बात, इसमें दिनकर का भी चर्चा है, राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर का भी चर्चा है। उन्होंने भी लोकनायक जयप्रकाश के लिए बहुत सुंदर सुंदर पंक्ति कहे हैं, अच्छी पंक्ति कहे हैं। एक किताब देखें तो है जयप्रकाश नाम वह जिसे इतिहास समादर देता है ना, बढ़कर जिनके पद चिन्हों पर उर पर अंकित कर लेता है। ये राष्ट्रकवि दिनकर की पंक्ति है जो आपके किताब में है ना? नीचे है ना? बिल्कुल, बस वहाँ जो है वो यहाँ है, हम बता रहे हैं। तो एवं प्रकार से आप समझ सकते हैं, है ना? तो पूरे चैप्टर में बस शिक्षा में सुधार, स्वास्थ्य में नहीं, शिक्षा में भी सुधार हो, स्वास्थ्य में भी सुधार हो। हम जब तंदुरुस्त होंगे तभी दिमाग सही काम करेगा, तभी हम सही शिक्षा ले पाएंगे। और अब भी आज़ादी के अरसे बाद भी 74 की बात करते हैं, अभी नहीं, आज़ादी की 74 के बाद, इसलिए हम अंग्रेज से तंग हो गए थे क्योंकि वो अपने नीति पर चलता था, अपना विकास और मेरा पराजय चाहता था। अब इतने दिन बाद भी अगर मेरे देश में ये स्थिति है, इसका जिम्मेवार कौन? आज भी सड़कें नहीं हैं, आज भी किसी गांव चले जाइएगा ना, मैं आज की बात कर रहा हूं, आज भी किसी गांव चले जाइएगा ना तो आपको दिखेगा जो गड्ढे में सड़क है कि सड़क में गड्ढे हैं, पता नहीं चलेगा। गांव है, सड़क नहीं है, पोल है, खंभा है, लाइट नहीं है, तार भी है, लाइट नहीं है। बताइए, ये स्थिति है, जिम्मेवार कौन? जबकि आप जानिए आपके पैसे से सब चीज होता है। जब आप चप्पल खरीदते हैं तो सरकार को टैक्स देते हैं, आप एक अग्निजेल कलम 4 रुपया में खरीदते हैं, सरकार को आप टैक्स देते हैं, बिना टैक्स के उसकी कीमत मात्र 2.5 रुपया है, तो 1.5 रुपया आप टैक्स देते हैं। आप दवा खाते हैं, बीमार पड़ते हैं तो टैक्स देते हैं। आप कोई तेल लगाते हैं, सरकार को टैक्स देते हैं। कपड़ा पहनते हैं, सरकार को टैक्स देते हैं। उसके लिए सरकार से क्या चाहते हैं? अच्छी शिक्षा, अच्छी सड़क, स्वास्थ्य, सारा चीज चाहते हैं। और नहीं,
आप जब बीमार पड़ते हैं तो सरकार कहती है चले जाइए प्राइवेट में दिखा लीजिएगा। सरकारी की स्थिति क्या है? कभी हॉस्पिटल है तो डॉक्टर नहीं, डॉक्टर है तो हॉस्पिटल नहीं, कभी हॉस्पिटल भी है डॉक्टर भी है तो दवा नहीं, दवा नहीं, ये स्थिति है। तो फिर टैक्स क्यों लेता है? एक मोटरसाइकिल की कीमत आज 1 लाख है और उसकी उस गाड़ी की नहीं मैन्युफैक्चरिंग कीमत जो है मात्र और मात्र 62,000। तो 38,000 रुपया, 38,000 रुपया टैक्स कि जो एवरेज देगी, रोड बनाएंगे। यहाँ पता है एक ब्रेकर हम पार नहीं करते हैं और दूसरा ब्रेकर दिखता है। आपके गांव में अभी आ रहे हैं? हर गांव में। कोई ऐसा गांव है जिस गांव में ब्रेकर नहीं है? वह गांव अभी शेष है, विशेष है, पैदे नहीं लिया है। ब्रेकर नहीं है? आप तक से चलिए, आप मेरे घर तक में एक ब्रेकर बताइए। ब्रेकर नहीं है ना, लेकिन कभी कभी कोई शादी ब्याह जब करेगा ना तो बड़का पोले रख देगा। क्या उस समय मेरे टैक्स देने का टाइमिंग खत्म रहता है? तो एवं प्रकार से ये स्थिति है। पूरे लेसन में सरकार को हिलाकर रखने की बात है, सरकार को तोड़ फेंकने की बात है, और वो तोड़ फेंके हैं और व्यवस्था में परिवर्तन हुआ है। आज भी मेरे देश में, मेरे राज्य को, मेरे प्रदेश को लोकनायक जयप्रकाश जैसा नेता चाहिए। आज भी स्थिति बहुत, मेरे देश की आज भी स्थिति क्या है, एक आपको उदाहरण दे दूं। एक नई नवेली दुल्हन दलसिंह सराय के RTPS कार्यालय पर गई थी। उसके हाथ के मेहंदी का रंग भी अभी ग्रीने था, हरियरे था। मतलब हरियर मतलब टटका, लाल तो है ही, छोड़ाया भी नहीं गया था। हाथ में विधवा पेंशन का फॉर्म लिए हुए थे। RTPS कार्यालय के लोगों ने पूछा, जी आप तो सुहागिन है, सब चीज़ तो दिखने से लग रहा, ये विधवा पेंशन का क्या है? उसका जवाब सरकार के गाल पर थप्पड़। उन्होंने क्या बोली? मैं गरीब घर की बेटी हूँ, मेरी शादी अधेड़ उम्र के लोगों से, जैसे भगजोगनी का हुआ था, अधेड़ उम्र के लोगों से हो चुकी है। और यानी कि मैं 16 साल की हूँ और मेरी जो शादी हुई है, मेरे जीवन साथी जो हैं वो 51 साल के हैं, है ना। 10-12 साल के बाद वो मर जाएंगे। ये नहीं आश्चर्य ये है 10-12 साल के बाद मर जाएंगे। मैंने सोचा अभी से ही अप्लाई कर दूं, चूंकि सरकारी चीज है, पास होते होते भी 15 साल लगेंगे। ये ना पूछो कब होगा, होना होगा तब होगा। सरकारी काम है, धीरे धीरे होगा। ये स्थिति है बाबू मेरे देश में। बस इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं। क्वेश्चन हो जाए। क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन सेशन में चलें। किसी के मन में कोई क्वेश्चन है तो, या किसी के मन में बउआ इसका जो भी क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन याद कर लेना। आज जब एग्जाम में पूछेगा तनिया टेंशन में आ जाना, गुस्सा में आ जाना, तू लिख दोगे। गुस्सा में आओगे तो लिख दोगे, और नहीं आओगे तो नहीं लिखोगे। टेंशन में आना होगा। हाँ, वो सब सिखा देंगे नेक्स्ट दिन, कहीं टाइम दिए हुए हैं। ठीक है ना, आज इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं।